Hello student, in this video we are going to discuss numerical number 39 from the chapter of moving charges and magnetism from Newton ISC physics. Student, this is a very classic problem from the topic of magnetic effect of current. So try to understand the steps, the concept involved in this particular numerical, and these steps can help you out to solve similar type of different numerical problems from different books also. So understand the concept and the problem solving approach associated with this particular numerical. The numerical says that on a 30-degree inclined smooth plane, a thin current carrying rod is placed parallel to the horizontal ground. तो बच्चों ये एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, जैसा कि तुम डायग्राम में देख सकते हो. इस स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है और इसके ऊपर एक स्मूथ रॉड रखी हुई है और वो रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके पैरेलल एक स्मूथ रॉड रखी हुई है और ये पूरा सिस्टम रॉड और इंक्लाइन प्लेन का एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में डायरेक्टेड है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वर्टिकल डायरेक्शन में डायरेक्टेड. अब वर्टिकली वो अपवर्ड भी हो सकती थी, वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकती थी. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड. और बच्चों ये मेरा अजम्पशन है. वैसे तो अच्छा ये होता है कि न्यूमेरिकल के अंदर ही उन्होंने डिफाइन कर दिया होता कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन नहीं किया है. मेरी रिक्वेस्ट होगी इनके ऑथर से, न्यूटन फिजिक्स के या पब्लिशर से, कि वो इस बात को जैसा ध्यान में ले लें और अगर वो डायरेक्शन इन्वॉल्व कर देंगे तो बच्चों को इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में लेस कंफ्यूजन होगा. सो काइंडली पुट अ डायरेक्शन एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड. हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी डिफाइन कर दे रहे हैं और ये मेरा अजम्पशन है और मैं इस अजम्पशन को यहां लिख दे रहा हूं. क्या मैं अजम्पशन ले रहा हूं बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स. और कितनी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा क्वेश्चन में, उन्होंने कह रखा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 0.15 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है. अब बच्चों इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक रॉड रखा हुआ था और ये रॉड का जो मास है पर यूनिट लेंथ है वो कितना दिया हुआ, 0.30 kg पर मीटर दिया हुआ है. और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताओ कितनी करंट को हम इसमें से पास करें, इस मैग्नेटिक फील्ड से पास करें ताकि रॉड हमारा स्टेशनरी बना रहे. तो बच्चों लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. ये जो था ये 3 डायमेंशनल व्यू था. ये मैंने इसलिए आपके साथ शेयर कर दिया ताकि आपको क्वेश्चन का लेआउट समझ में आ जाए, कैसे ये क्वेश्चन लेआउट किया गया है. इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं यहां पर. ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये इंक्लाइन प्लेन का क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शनल व्यू में आप देख सकते हैं इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है रखा हुआ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड है और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 0.15 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है. डायरेक्शन में जैसा मैंने अभी कहा कि अज्यूम किया मैंने वर्टिकली अपवर्ड्स की तरफ डायरेक्टेड है. और अब इसमें एक ये रॉड रखी हुई है और ये रॉड जो है वो स्मूथ रॉड है और इंक्लाइन प्लेन भी स्मूथ है. तो जैसे ही मैं रॉड को इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखूंगा तो ये रॉड सरकने लगेगी, ट्रांसलेट करने लगेगी डाउन द इंक्लाइन प्लेन. तो बच्चों ये जो येलो कलर का एरो है ये आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ रॉड बता रहा है कि ये रॉड किधर की तरफ मूव करेगा, ये स्लाइड डाउन करेगा टुवर्ड्स डाउन द इंक्लाइन. अब ये ऐसा क्यों स्लाइड डाउन कर रहा है डाउन द इंक्लाइन, उसके लिए हमें इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को पता करना पड़ेगा. तो चलिए अब हम लोग इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस और फिर उसकी एफबीडी को तैयार करके देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. बच्चों क्लास 11th में आपने
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा, वहां पे टीचर ने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाया होगा और वहां पे आपको बताया गया होगा कि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी के अलोंग आप रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों हमारा रेफरेंस एक्सिस का एक एक्सिस along the inclined plane हो गया और let us call it this axis as x dash axis. Okay, why I'm calling it as x dash, because मैंने यहाँ पे इस लेफ्ट राइट एक्सिस को ऑलरेडी x एक्सिस कह दिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस एक्सिस को क्या कह दिया, x dash axis which is directed along the inclined plane, और दूसरा एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन होगा उसको मैं y dash एक्सिस कह दे रहा हूं। और ये x dash और y dash एक्सिस हमारे क्या बन गए हैं, रेफरेंस फ्रेम बन गए हैं। और अब मैं फोर्सेस मार्क करता हूं बच्चों जो रॉड के ऊपर लग रही होगी। रॉड चूंकि अर्थ में रखा गया है, अर्थ के इन्फ्लुएंस में रखा गया है, तो धरती माता एक फोर्स लगाती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर रखा जाता है तो धरती माता का एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, इसको हम mg के नाम से जानते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg, where m happens to be the mass of the rod। तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब चूंकि ये फोर्स इंक्लाइन प्लेन के ऊपर भी ट्रांसमिट होगा, इस वजह से इंक्लाइन प्लेन एक रिएक्शनरी फोर्स ऑफर करेगी जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो इसको मैं नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स n के नाम से लिख देता हूं बच्चों। तो अब तक आपने देखा रॉड के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक mg और एक नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स। अब mg जो है वो रेफरेंस फ्रेम के एक्सिस के अलोंग नहीं है, वो रेफरेंस फ्रेम के एक्सिस से कुछ एंगल बनाता है और ज्योमेट्री की मदद से आप निकालोगे तो ये एंगल भी 30 डिग्री का निकल के आएगा। कैसे निकालते हैं, कैसे ये एंगल निकल के आता है, तो ये काम थोड़ा क्लास 11 के बीडी की कोई भी वीडियो को चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि व्हाई दिस एंगल कम्स आउट टू बी इक्विवेलेंट टू थीटा। ठीक, सिंपल सी ज्योमेट्री है, उससे आपका काम ये निकल के आ जाता है। तो बच्चों ये एंगल अगर थीटा है तो mg के दो कंपोनेंट निकलेंगे, रिजॉल्व करूंगा मैं। तो एक कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। ये जिससे एंगल बना उसके अलोंग हमेशा cos कंपोनेंट जाता, तो ये बन गया आपका mg cos थीटा और ये कंपोनेंट आ गया आपका mg sin थीटा। तो बच्चों अब तुम देखोगे कि जो mg sin थीटा का कंपोनेंट है वो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है रॉड को अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड्स मूव करने के लिए। तो रॉड एक्सपीरियंसेस a down the inclined force, down the inclined force F is equals to mg sin थीटा। तो रॉड के ऊपर एक फोर्स लग रहा है बच्चों, कितना, mg sin थीटा का डाउन द इंक्लाइन, जिसकी वजह से रॉड हैज अ टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड। नाउ वी डू नॉट वांट दिस रॉड टू कम डाउन। नाउ अब मुझे चाहिए क्या, हम लोग चाहते हैं क्या, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द रॉड शुड बी हेल्ड स्टेशनरी। सो इन ऑर्डर टू कीप द रॉड स्टेशनरी, टू कीप द रॉड स्टेशनरी, we require a force to balance mg sin theta। ठीक बात है। Let us call this force as F balancing। ठीक बच्चों, तो अब mg sin थीटा रॉड को डाउन द इंक्लाइन मूव करा रहा है, हम रॉड को बैलेंस में रखना चाहते हैं, रॉड को स्टेशनरी रखना चाहते हैं। तो रॉड को स्टेशनरी रखने के लिए मुझे एक फोर्स की जरूरत होगी डायरेक्टेड ऑपोजिट टू mg sin थीटा। तो mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन है, तो ये फोर्स अप द इंक्लाइन एक्ट करेगा और ये बैलेंस, इस फोर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, F बैलेंसिंग। तो ये दोनों फोर्सेस जब आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे तभी तो रॉड बैलेंस होगा। तो स्टेशनरी की कंडीशन क्या आ गई कि mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू F बैलेंसिंग।
अब ये बैलेंसिंग फोर्स किसकी वजह से आने वाली है बच्चों? ये जो बैलेंसिंग फोर्स तुम लाने वाले हो ये किस वजह से आनी चाहिए? क्वेश्चन में कह रहा है इस बैलेंसिंग फोर्स को आना है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मुझे ये एफ बैलेंसिंग फोर्स चाहिए। अब तुम्हें मालूम है, तुम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो इट स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला ILB sin थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है बच्चों वो कितना लगता है? ILB sin थीटा। और इसमें थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट and the magnetic field vector and has got nothing to do with this theta. Okay, current element and magnetic field vector. तो बच्चों अब ये जो बैलेंसिंग फोर्स यहां पर चाहिए ये किसकी वजह से आना है? ये इसकी कारण तो मैग्नेटिक फील्ड होना है, यहां पे तो और कोई रीजन है नहीं। हमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये बैलेंसिंग फोर्स चाहिए। तो दो चीजें मुझे पता होनी चाहिए, एक तो करंट का डायरेक्शन क्या हो, तो करंट किस डायरेक्शन में हो उसका डायरेक्शन निकाला जाए और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाए इस बैलेंसिंग फोर्स का। चलिए, तो सबसे पहले देखिए करंट जो फोर्स चाहिए मुझे अप द इंक्लाइन चाहिए, और अप द इंक्लाइन पाने के लिए मुझे करंट का डायरेक्शन कैसा चाहिए होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है बच्चों? वो है वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी खुले नीले आसमान की तरफ। अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, और फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में जो फर्स्ट फिंगर होती है आपकी लेफ्ट हैंड की, जो फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है। तो आप फिंगर्स को स्ट्रेच कर लीजिए जैसे फ्लेमिंग्स ने बताया था, और उसकी फर्स्ट फिंगर को खुले नीले आसमान की तरफ पॉइंट कर दीजिए। देखिए वो किधर की तरफ जानी चाहिए? ऊपर की तरफ, सीधे खुले नीले आसमान की तरफ। तो फर्स्ट फिंगर पॉइंटिंग हाई अप इन द स्काई। और देखो बच्चों जो थंब है, थंब क्या करता है? थंब बताता है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। और इस केस में मैग्नेटिक फोर्स तुम्हें राइट साइड की तरफ चाहिए, तो तुम्हें अपने फिंगर अपने हैंड को घुमाना है, रिस्ट को घुमाना है, और फर्स्ट फिंगर को पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई एंड देन इंश्योरिंग दैट द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। अब जैसे ही तुम्हारा थंब टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड पॉइंट कर रहा है और फिंगर हाई अप इन द स्काई पॉइंट कर रही, तुम देखो जो सेकंड फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन देती है। और वो करंट का डायरेक्शन कैसा निकल के आता है बच्चों? वो निकल के आता है इनसाइड द प्लेन ऑफ गोइंग इनसाइड द रॉड है गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ स्क्रीन। तो फिंगर का डायरेक्शन देखो, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द screen. It's going to go inside the plane of the screen. So this gives me the direction of current. The current must be directed inside the plane of screen. I hope the direction sense associated with the current must be clear. It is going to point inside the plane of screen, या inside the plane of paper if you are drawing this question in the paper itself, because I am requiring the force to be directed towards the right hand side. सो स्टूडेंट्स जो ये बैलेंसिंग फोर्स है वो टुवर्ड्स द राइट एक्ट करेगी, तभी आपको कोई भी फोर्स mg sin थीटा को बैलेंस करने वाली मिल पाएगी। तो ये जो फोर्स बैलेंसिंग एक्ट कर रही है, तो mg sin थीटा को काउंटर बैलेंस करने के लिए मुझे एक फोर्स अप द इंक्लाइन चाहिए था जिसका नाम मैंने दे रखा एफ बैलेंसिंग। अब ये फोर्स एफ बैलेंसिंग आने कहाँ से वाला है? ये फोर्स आने वाला है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपको मालूम होगा जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। उस मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है? ILB sin phi. What is sin phi in this expression? What is phi in this expression? Phi happens to be the angle between the current element vector and the magnetic field vector तो बच्चों ये फाई, ये एंगल जो है ये करंट एलिमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है।
मैंने थीटा इसलिए नहीं कहा क्योंकि थीटा का जो एंगल था वो मैंने ऑलरेडी इंक्लाइन प्लेन के लिए यूज कर लिया था वो टर्म। तो जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, रॉड को मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होती है वो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन जो होता है ILB sin फाई के बराबर होता है। बच्चों यहाँ पर भी जो मुझे फोर्स चाहिए, बैलेंसिंग फोर्स चाहिए, वो अप द इंक्लाइन चाहिए, लेकिन ये अप द इंक्लाइन फोर्स आ कहाँ से जाएगा या आएगा कहाँ से? वो आएगा किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट कर रही है वो टुवर्ड्स द राइट एक्ट करेगी। क्यों टुवर्ड्स द राइट एक्ट कर रही है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। जैसा मैंने अभी बताया कि FB मस्ट बी इक्वल टू ILB sin फाई, या तुम जरा सा ध्यान दो तो इसका जो वेक्टर फॉर्म था वो था FB मस्ट बी इक्वल्स टू IL क्रॉस B। अब देखो करंट जो अभी तुमने निकाला प्रीवियस डिस्कशन में, अभी जो 10 मिनट पहले या 2 मिनट पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया, करंट वाज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। तो करंट बच्चों जब इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हाई अप इन द स्काई है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ है, और करंट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड और प्लेन ऑफ द स्क्रीन। देन आई कैन से IL इज इन द डायरेक्शन ऑफ K cap, rather minus K cap, cross magnetic field is directed along the positive y axis, that is J cap. So this will be IL B and minus K cap cross J cap. और बच्चों माइनस K cap क्रॉस J cap अगर तुमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है तो तुम्हें याद होगा K क्रॉस J is minus I cap. So that gives me the direction of the magnetic field, and that direction comes out to be minus I cap, and that gives me ILB I cap. That means the force is going to act along the positive x axis towards the right. ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। करंट तुम्हारा इनसाइड द प्लेन था तो ये आ गया ILB and it is directed towards the plus I cap axis. So that is the direction of the force. Now this force is, since it is acting along the positive of the x axis, I need a force directed up the inclined plane. तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट बच्चों अप द इंक्लाइन प्लेन निकलेगा। तो मैं जब मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूंगा इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अप द इंक्लाइन प्लेन जो तुमने ऑलरेडी मार्क कर रखा, बैलेंसिंग के काम आएगा, और एक डाउन द इंक्लाइन प्लेन जिसका कोई प्रेजेंटली मेरे लिए अभी रोल नहीं है। अब अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन करस्पॉन्डिंग, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये थीटा भी, ये एंगल भी थीटा आया तो ये थीटा 30 डिग्री हुआ। तो ये जो बैलेंसिंग फोर्स आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है उसका एक कंपोनेंट है। और कौन सा कंपोनेंट है बच्चों? ILB cos थीटा का कंपोनेंट है। तो इस सिचुएशन में जाकर अब आपका ये मैग्नेटिक, ये आपका जो रॉड है अब स्टेशनरी बनेगा। तो स्टेशनरी बनाने के लिए जो बैलेंसिंग फोर्स आई थी वो बैलेंसिंग फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के एक कंपोनेंट होगा। मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट, उसका एक कंपोनेंट अप द इंक्लाइन आया, और उस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों? वो है ILB cos थीटा। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं इसको सॉल्व करूंगा मैथमेटिकली और मैं I की वैल्यू निकालूंगा। तो लेट्स डू दैट पार्ट। mg sin थीटा must be equals to ILB cos theta. So I'm looking to find out for I, so bringing all those terms over here, so here it will become m by L, that is mass per unit length, into G upon B sin theta upon cos theta will be tan theta, and this will be equals to I. And when I'm going to solve it for I, so I will be mass per unit length कितना दे रखा बच्चों? वो दे रखा 0.30, gravity is 9.8, tan theta is tan 30 डिग्री, और B कितना दे रखा था? वो दे रखा था 0.15 टेस्ला। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 11.3 एम्पियर। तो बच्चों इस तरह से इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये इसका
पार्ट जो है यहाँ से जो कंपोनेंट वाला पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। और जो एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है जिसको मैंने यहाँ पे फाई से डिनोट कर रखा था, वो एंगल किन दो वेक्टर्स के बीच में बनता है, ये अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो यही इसके इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम है। तो काइंडली टेक केयर अबाउट ऑल दीज फैक्ट्स एंड प्रोसीड फॉर सिमिलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस सोल्यूशन ने आपको एक बेटर इंसाइट दिया होगा इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियोस की मदद से कुछ बेटर फिजिक्स समझ में आती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।